नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने मांगा है समय। नागरिक संशोधन कानून सीए के नियम बनाने के लिए समय और मांगा है। लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से यह समय मांगा गया। कहा कि कोविड महामारी प्रबंधन में व्यस्तता के कारण नियमों का ड्राफ्ट नहीं बना पाए हैं। लोकसभा की समिति ने 9 अप्रैल और राज्यसभा की समिति ने 9 जुलाई तक का यहां पर समय दिया था। समितियों द्वारा समय दिए जाने की संभावना भी है। नियम बने बिना देश में लागू नहीं हो सकता है सीए। नियमों को पारित कराना संसद की समितियों से होगा और अब इस वर्ष के अंत तक ही देश में लागू हो सकेगा सीए। संसद से सीए कानून पारित होने के बाद 10 जनवरी 2020 को हुआ था अधिसूचित। सीए के विरोध में देश भर में इसे लेकर प्रदर्शन भी हुए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने कुछ और वक्त यहां पर मांगा है, समय मांगा है। नागरिक संशोधन कानून सीए के नियम बनाने के लिए और समय मांगा गया है। लोकसभा और राज्यसभा की समितियों से यह समय मांगा गया और कहा गया कि कोविड महामारी प्रबंधन में व्यस्तता के कारण नियमों का ड्राफ्ट नहीं बना पाए हैं। लोकसभा की समिति ने 9 अप्रैल और राज्यसभा की समिति ने 9 जुलाई तक का समय यहां पर दिया था। समितियों द्वारा समय दिए जाने की भी संभावना यहां पर बनी हुई है। नियम बने बिना देश में लागू नहीं हो सकता है सीए। नियमों को पारित कराना अब संसद की समितियों से ही होगा, यानी कि संसद की समितियों को ही अब नियमों को पारित कराना होगा और अब इस वर्ष के अंत तक ही देश में लागू हो सकेगा सीएए। संसद से सीएए कानून पारित होने के बाद 10 जनवरी 2020 को अधिसूचित हुआ था और सीएए के विरोध में तब देश भर में किस तरह से प्रदर्शन हुए थे, ये सभी ने देखा। देश में बच्चों के कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर यह बड़ी खबर है। 2 से 18 साल के बच्चों के ट्रायल की यहां पर मंजूरी मिल गई है। दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की यह मंजूरी मिली है। डीसीजीआई ने दी है कोवैक्सीन ट्रायल को मंजूरी। 525 बच्चों पर भारत बायोटेक यहां ट्रायल करेगा। तो देश में बच्चों के कोरोना वैक्सीन ट्रायल पर यह बड़ी खबर है। 2 से 18 साल के बच्चों के ट्रायल की यहां पर मंजूरी मिल चुकी है। दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी यहां पर मिली है। डीसीजीआई ने कोवैक्सीन ट्रायल को यहां मंजूरी दी। 525 बच्चों पर भारत बायोटेक ट्रायल करेगा। कुलदीप राठा ने साझा किए अपने अनुभव। कोरोना पर कैसे पाई कामयाबी, इससे जुड़े अनुभव उन्होंने साझा किए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत, डॉक्टर रघु शर्मा और डॉक्टर्स के साथ वीसी में उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और योग पर पूर्ण भरोसा उन्होंने जताया और कहा, मैंने करवाया केवल आरटीपीसीआर टेस्ट। कोरोना में नाक, गले और लंग्स में सबसे ज्यादा समस्या होती है। इससे बचाव के लिए मैंने कुंजल क्रिया अपनाई। कुंजल क्रिया में भूखे पेट गुनगुना नींबू और नमक का पानी 6 से 7 ग्लास रोजाना पी रहा हूँ। इस क्रिया में इसके बाद उल्टी कर शरीर में जमा हुआ कफ बाहर निकाला जाता है। दूसरी क्रिया जल नीति का उपयोग मैंने किया। इस क्रिया में नमक का गुनगुना पानी नाक के एक नथुने से दूसरे नथुने में निकाला जाता है और ये क्रिया दिन में 4 बार की जाती है। इसके अलावा मैंने दिन में बार-बार प्राणायाम किया और इसके साथ ही नाक के दोनों नथुनों में घी को गुनगुना कर 1 चम्मच डाला है। दिन में 1 बार आधा नींबू गर्म कर उसमें काली मिर्च डालकर लेने से भी गले का कफ बाहर निकाला है। हल्दी, अदरक और फिटकरी के उपयोग से भी मैंने कफ बाहर निकालने में कामयाबी पाई है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में प्राणायाम का बड़ा रोल भी रहा है। तो अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए हैं कुलदीप राठा ने, जहां पर उन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर किस तरह से उन्होंने जीत पाई है। कोरोना पर पॉजिटिव हुए थे और इसके बाद किस तरह से कामयाब हुए, वो इससे जुड़े अनुभव उन्होंने साझा किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डॉक्टर रघु शर्मा और डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने ये अनुभव साझा किया और उन्होंने बताया कि प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा और योग पर उन्हें पूरा भरोसा था, पूर्ण भरोसा उन्होंने इस दौरान जताया। साथ ही कहा कि मैंने सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया था। कोरोना में नाक, गले और लंग्स में सबसे ज्यादा समस्या होती है। इससे बचाव के लिए मैंने कुंजल क्रिया अपनाई। कुंजल क्रिया में भूखे पेट गुनगुना नींबू और नमक का पानी 6 से 7 ग्लास रोजाना पी रहा हूँ और इस क्रिया में इसके बाद उल्टी कर शरीर में जमा हुआ कफ बाहर निकाला जाता है। दूसरी क्रिया है जल नीति का उपयोग भी उन्होंने किया और इस क्रिया में नमक का गुनगुना पानी नाक के एक नथुने से दूसरे नथुने में निकाला जाता है। ये क्रिया दिन में 4 बार की जाती है। इसके अलावा मैंने दिन में बार-बार प्राणायाम किया और इसके साथ ही नाक के दोनों नथुनों में घी को गुनगुना कर 1 चम्मच डाला। दिन में 1 बार आधा नींबू गर्म कर उसमें काली मिर्च डालकर लेने से भी गले का कफ बाहर निकाला है। हल्दी, अदरक और फिटकरी के उपयोग से भी मैंने कफ बाहर निकालने में कामयाबी पाई। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने में प्राणायाम का बड़ा रोल रहा। जयपुर में आज अधिकांश केंद्रों पर बंद है वैक्सीनेशन। राजधानी के डिस्ट्रिक्ट स्टोर में कोरोना वैक्सीन की डोज यहां खत्म हुई और ऐसे में सिर्फ फील्ड में मौजूद वैक्सीन डोज ही लोगों को लगी है। जयपुर से एमएचओ प्रथम ने वैक्सीनेशन के लिए जारी किए हैं केंद्रों के नाम। जयपुर शहर में महज एसएमएस आइसोलेशन सेंटर, यूपीएचसी, तोपखाना,
देश यूपीएचसी रामगंज, यूपीएचसी तोपखाना हुजूरी, विधानसभा सचिवालय में ये कैंप लग रहा है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में 23 जगह पर वैक्सीन लगाई जा रही है और इसके अलावा सीएमएचओ सेकंड के एरिया में कुल 38 जगहों पर भी कैंप आयोजित हुए हैं। आम दिनों में जयपुर में 200 से अधिक साइट्स पर आयोजित होते हैं कैंप, लेकिन आज कैंप्स की संख्या भी कम रही है। कहीं ना कहीं अब कमी यहां जरूर नजर आ रही है। अधिकांश केंद्रों पर वैक्सीनेशन नहीं हो सका क्योंकि वैक्सीन की कमी की वजह से। राजधानी के डिस्ट्रिक्ट स्टोर में कोरोना वैक्सीन की डोज यहां खत्म हो गई थी। ऐसे में सिर्फ फील्ड में मौजूद वैक्सीन डोज ही लोगों को लग रही है। जयपुर सीएमएचओ प्रथम ने वैक्सीनेशन के लिए जारी किए केंद्रों के नाम, जिसमें जयपुर शहर में महज एसएमएस आइसोलेशन सेंटर, यूपीएचसी तोपखाना देश, यूपीएचसी रामगंज, यूपीएचसी तोपखाना हुजूरी, विधानसभा सचिवालय में ये कैंप लग रहा है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी 23 जगह पर वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अलावा सीएमएचओ सेकंड के एरिया में भी कुल 38 जगहों पर आयोजित हुए हैं कैंप और आम दिनों में जयपुर में 200 से अधिक साइट्स पर आयोजित होते हैं ये कैंप। आखिर यूं ही नहीं कहते चिकित्सकों को धरती का भगवान। मंत्रिमंडल की बैठक में देखने को मिला भावुक कर देने वाला दृश्य। बैठक में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को प्रेजेंटेशन देना था। एसएमएस और अनअटैच अस्पतालों को लेकर फीडबैक देना था, लेकिन डॉक्टर भंडारी अस्पतालों के हालात बताते हुए भावुक हो गए। सीमित संसाधनों में बेड्स की मारामारी के हालात बताकर वो भावुक हुए और कहा कि हम डॉक्टर्स पर बेड उपलब्ध नहीं कराने के लगातार आरोप लग रहे हैं। कई राजनेताओं की ये भी शिकायत कि उनके मरीज को बेड नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारी स्थिति के बारे में अस्पताल में पहुंचकर ही जाना जा सकता है। इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों को भंडारी ने आमंत्रित किया और कहा कि एक बार अस्पताल आकर आप स्वयं देखें कि पहले से इलाज ले रहे मरीज को तत्काल हटाकर दूसरे मरीज को कैसे ले सकते हैं। हमारा काम ट्रीटमेंट करने का है जो हम कर रहे हैं। तो इस दौरान भावुक नजर आए डॉक्टर भंडारी और उन्होंने व्यक्त की अपनी व्यथा कि किस तरह से स्थिति अस्पतालों में है और आखिर यूं ही नहीं कहते डॉक्टर्स को धरती का भगवान। मंत्रिमंडल की बैठक में ये भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला था, जब बैठक में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को प्रेजेंटेशन यहां देना था। एसएमएस और अनअटैच अस्पतालों को लेकर फीडबैक देना था, लेकिन डॉक्टर भंडारी अस्पतालों के हालात बताते हुए भावुक हुए। सीमित संसाधनों में बेड्स की मारामारी के हालात बताकर वो भावुक हो गए और कहा कि हम डॉक्टर्स पर बेड उपलब्ध कराने के लगातार आरोप लग रहे हैं कि हम बेड उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। कई राजनेताओं की ये भी शिकायत कि उनके मरीज को बेड नहीं मिल रहा, लेकिन हमारी स्थिति के बारे में अस्पताल में पहुंचकर ही जाना जा सकता है। इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों को भंडारी ने आमंत्रित किया और कहा कि एक बार अस्पताल आकर आप स्वयं देखें कि पहले से इलाज ले रहे मरीज को तत्काल हटाकर दूसरे मरीज को कैसे ले सकते हैं। हमारा काम ट्रीटमेंट करने का है जो हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों से फिर बना रिकॉर्ड। आरटीयू कोटा के 5 बड़े कोर्सेज एनबीए के कड़े मापदंडों पर खरे उतरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्रीडेशन प्राप्त कोर्सेज हैं ये। राजस्थान की विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अकेला संस्थान बना है आरटीयू। युवाओं को देश विदेश में नौकरी में मिल सकेगा बड़ा फायदा। दुनिया के करीब 50 देश वरीयता देते हैं एनबीए एक्रीडेटेड कोर्सेज को। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी इसके कारगर प्रयास किए थे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी को बधाई दी, शुभकामनाएं दी इसे लेकर। तो मुख्यमंत्री गहलोत के प्रयासों से एक बार फिर से रिकॉर्ड बना है। आरटीयू कोटा के 5 बड़े कोर्सेज एनबीए के कड़े मापदंडों पर खरे उतरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीडेशन प्राप्त कोर्सेज हैं ये। राजस्थान की विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अकेला संस्थान बना है आरटीयू। युवाओं को देश विदेश में नौकरी में बड़ा फायदा मिल सकेगा। दुनिया के करीब 50 देश वरीयता देते हैं एनबीए एग्रीडेटेड कोर्सेज को। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी इसके कारगर प्रयास किए थे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी बधाई दी और शुभकामनाएं दी। कोरोना प्रबंधन को लेकर भाजपा और मोदी सरकार का संकट। कोविड प्रबंधन पर विपक्ष है एकजुट और हमलावर, और वहीं भाजपा है बचाव की मुद्रा में। पश्चिम बंगाल में पराजय से भाजपा दबाव में है, विपक्ष ज्यादा हमलावर है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य अदालतें भी केंद्र पर तीखी टिप्पणियां कर रही हैं। अनुपम खेर जैसे भाजपा समर्थक भी अब करने लगे हैं आलोचना। माना जा रहा है 7 साल में भाजपा सरकार की लोकप्रियता का लोएस्ट पॉइंट है। केंद्र की दूरदर्शिता, कार्यप्रणाली व कार्यकुशलता पर अब सवाल उठ रहे हैं। कोविड से पहले किसान आंदोलन से निपटने में भी सरकार को सफलता नहीं मिली। उधर उत्तर प्रदेश भी भाजपा के लिए चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की भी यहाँ पर बहुत आलोचना हो रही है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश में यही रहे हालात और कोविड संकट लंबा चला तो भाजपा को भारी पड़ सकता है। किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी नुकसान की भी आशंका है। यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के अपेक्षित परिणाम नहीं आए तो मुसीबत होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और ऐसे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है और इसलिए कोविड संकट से जल्द उभरना भाजपा के लिए यहाँ पर बड़ी चुनौती है। जल्द से जल्द इस चुनौती
को पार पाना होगा। जिस तरह से हालात यूपी में भी जिस तरह से खासतौर से बने हुए हैं, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो कोरोना प्रबंधन को लेकर भाजपा और मोदी सरकार का ये संकट है। कोविड प्रबंधन पर विपक्ष एकजुट और हमलावर है, वहीं भाजपा लगातार बचाव की मुद्रा में नजर आती है। पश्चिम बंगाल में पराजय से भाजपा दबाव में है, विपक्ष ज्यादा हमलावर है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य अदालतें भी केंद्र पर तीखी टिप्पणियां कर रही हैं। अनुपम खेर जैसे भाजपा समर्थक भी अब आलोचना करने लगे और माना ये जा रहा है 7 साल में भाजपा सरकार की लोकप्रियता का लोवेस्ट पॉइंट है ये। केंद्र की दूरदर्शिता, कार्यप्रणाली व कार्यकुशलता पर अब सवाल उठ रहे हैं। कोविड से पहले किसान आंदोलन से निपटने में भी सरकार को सफलता नहीं मिली थी और उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए चिंता का विषय लगातार बना है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कोविड प्रबंधन की भी आलोचना हो रही है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में यही रहे अगर हालात और कोविड संकट लंबा चला तो भाजपा को ये भारी पड़ सकता है। किसान आंदोलन के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनावी नुकसान की भी आशंका है और यदि उत्तर प्रदेश विधानसभा में भाजपा के अपेक्षित परिणाम नहीं आए तो बड़ी मुसीबत होगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और ऐसे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जाता है लखनऊ से और इसलिए कोविड संकट से जल्द उभरना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। न्यायपालिका पर भी कोरोना का कहर। 3 हाईकोर्ट जज व 34 न्यायिक अधिकारियों की कोरोना से जान गई है। 2768 न्यायिक अधिकारियों और 106 न्यायाधीश यहां कोविड पॉजिटिव पाए गए। 2 प्रमुख हाईकोर्ट्स के आंकड़े आना अभी बाकी है और इसके अलावा 16 रजिस्ट्रार और 800 न्यायकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हुए। सुप्रीम कोर्ट के एक कार्यक्रम में सीजेआई एनवी रमन्ना ने इसे लेकर जानकारी दी। दुख जताते हुए सीजेआई रमन्ना ने बयान दिया और कहा कि इस महामारी में जिन लोगों ने अपना जीवन खो दिया उन परिवारों और उनके प्रियजनों को अपना ख्याल रखना होगा। सीजेआई ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 14 सरकारी डॉक्टर्स का इस्तीफा। अस्पतालों के प्रभारी हैं ये सभी 14 सरकारी डॉक्टर्स, लेकिन कोविड मरीजों की करते रहेंगे चिकित्सा। जिला कलेक्टर व मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर दुर्व्यवहार व प्रताड़ना का आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि 1 साल से सीमित संसाधनों में ग्रामीण क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। एसडीएम बीडीओ करते हैं हमारी काम की समीक्षा, काम में करते हैं नियमित दखल। कलेक्टर से बातचीत के बाद बनाएंगे आगे की रणनीति। ऑक्सीजन संकट को लेकर बड़ी खबर है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर राज्य सरकार भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पेश किया है। केंद्र से 18 मई तक 560 टन अतिरिक्त ऑक्सीजन आवंटित करने की मांग की है। इसमें से 200 टन जामनगर के रिलायंस रिफाइनरी से दिलाई जाए। ऑक्सीजन उठाने के लिए 26 टैंकर तत्काल व कुल 55 क्रायोजेनिक टैंकर भी दिलाने की मांग की गई। यदि नहीं मिली तत्काल पर्याप्त ऑक्सीजन तो लोगों का जीवन बचाना मुश्किल होगा। केंद्र सरकार को उचित निर्देश देने की मांग की। साथ ही कहा कि 18 मई तक एक्टिव केसेस की संख्या पहुंचेगी 2,85,000 तक। हलफनामे में ऑक्सीजन टैंकर रोकने के आरोप से इनकार किया गया। ये टैंकर राजस्थान में थे, पंजीकृत, इन्हें किया था आपदा प्रबंधन कानून के तहत अधिग्रहित। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो मामले में दिया है हलफनामा। वरिष्ठ न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के कोरोना संक्रमित होने के कारण आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई नहीं हुई। अब अगली सुनवाई की तिथि तय नहीं है। देश के 13 राज्यों में कोरोना संक्रमण के 82.51% मामले हैं और इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण में दिख रही है असमानता। ज्यादा संक्रमित 13 में सिर्फ 7 राज्यों में 85% टीकाकरण हुआ। महाराष्ट्र में 6,25,000, राजस्थान में 5,49,000, दिल्ली में 4,71,000, गुजरात में 3,86,000, हरियाणा में 3,55,000, बिहार में 3,02,000, उत्तर प्रदेश में 2,65,000 लोगों का यहां टीकाकरण हुआ है। बाकी संक्रमण ग्रस्त राज्यों में सिर्फ 5.86% टीकाकरण हुआ। भारत में कोरोना वायरस का वेरिएंट बहुत ज्यादा संक्रामक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की रिपोर्ट में इसे लेकर खुलासा किया गया। वेरिएंट B.1.617 ने भारत में तबाही मचा रखी है। फिर भी ये कितना खतरनाक है इसकी जानकारी नहीं है। भारत सहित कई देशों में टेस्टिंग की संख्या भी काफी कम है और इसलिए कह नहीं सकते कितना यहां पर वायरस ये फैल रहा है। नेजल स्प्रे होगी कोरोना की जादुई रामबाण दवा। अब कोविड को हराएगी 4 बूंद जिंदगी की। वैक्सीन लगाने के बजाय नाक में डालने होंगे ये 2-2 बूंद। कोवैक्सीन बनाने वाली
भारतीय कंपनी भारत बायोटेक इसका परीक्षण कर रही है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के सहयोग से ये परीक्षण कर रहे हैं। भारत में 4 शहरों में ये ट्रायल हुआ है। पहले चरण का परीक्षण सफल, दूसरे व तीसरे चरण के परीक्षण की तैयारी की जा रही है। नीति आयोग के स्वास्थ्य विशेषज्ञ बता चुके हैं इस नेजल स्प्रे को गेम चेंजर। नेजल स्प्रे हुआ सफल तो बच्चों के लिए ये रामबाण साबित होगा। साथ ही इसके लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की भी जरूरत नहीं होगी, खुद ले सकते हैं ये स्प्रे। नई वैक्सीन नीति से राज्यों में बढ़ रहा टकराव, केंद्र और राज्यों के बीच सद्भाव की संभावना हो रही है खत्म। पहले तो सभी राज्यों ने ऑक्सीजन रोकने का एक दूसरे पर आरोप लगाया था, लेकिन अब वैक्सीन नीति की वजह से प्रतिस्पर्धा या टकराव की यहाँ पर संभावना बढ़ी है। सभी राज्य जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इस प्रतिस्पर्धा में सफलता किसी को भी मिलती हुई नहीं दिख रही है और ऐसे में राज्यों ने नया तरीका निकाल ग्लोबल टेंडर की रणनीति बना रहे हैं। राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा आदि राज्यों ने इसका ऐलान किया और राज्यों में भारतीय कंपनियों से वैक्सीन लेने सहित ग्लोबल टेंडर को लेकर भी यहां पर होड़ मची हुई है। रेलवे के कोविड आइसोलेशन कोचों का नहीं हो पा रहा है उपयोग। राज्य सरकार ने अभी तक रेलवे से नहीं मांगे कोच। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए रेलवे ने तैयार किए हैं कोच। पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे में बनाए गए थे 266 कोच और इनमें से 202 कोच अभी भी उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। जयपुर के 22 गोदाम और गोविंदगढ़ में खड़े हैं 41 कोच। जोधपुर में 33, बीकानेर में 39 और अजमेर में 83 कोच तैयार हैं। चिकित्सा विभाग की टीम ने इनमें ड्रेनेज सिस्टम, मैन पावर प्लेसमेंट जैसे कई मुद्दों पर कमियां बताई थी और इसके बाद से इन कोचों का नहीं हो सका एक बार भी उपयोग। प्रदेश में 30 से ज्यादा इलेक्ट्रिक शवदाह बनाने की तैयारी है। स्वायत्त शासन विभाग इसे लेकर तैयारी कर रहा है। अभाव वाले नगर निगम, नगर परिषद इलाकों में बनेंगे इलेक्ट्रिक शवदाह गृह। इनके लिए पहले भामाशाह ढूंढे जा रहे हैं जो निर्माण लागत वहन कर सके। भामाशाह नहीं मिलने पर स्थानीय निकाय व सरकार इलेक्ट्रिक शवदाह गृह लगाएगी। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ कूच बिहार का दौरा करेंगे। इसके बाद राज्यपाल असम में उन कैंपस का भी निरीक्षण करेंगे जिनमें बंगाल से भागकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शरण ली। इधर सीएम ममता ने इस मुद्दे पर राज्यपाल को पत्र लिखकर विरोध जताया और कहा कि कानून व्यवस्था मूलतः राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का विषय है। वहीं राज्यपाल ने जवाब देते हुए कहा कि आज सच्चाई जानना जरूरी है। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड प्रोग्राम नहीं चढ़ रहा है परवान। भारत की विश्व गुरु छवि बरकरार रखने के लिए था ये प्रोग्राम। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन चलाया गया था, लेकिन देश में अतिशीघ्र कोरोना पर फतह घोषित करना यहां भारी पड़ रहा है। इधर विदेशी मीडिया ने कोरोना को लेकर भारत को आईना दिखाया है। लॉकडाउन हटाने, कुंभ चुनाव जैसे सुपर स्प्रेडर आयोजनों की मंजूरी का यहां दोषी माना। अमेरिका राष्ट्रपति के कोरोना एडवाइजर ने भी दोषारोपण की पुष्टि की। उत्तर प्रदेश ने रोका मोक्ष का रास्ता। कोरोना से मौत के बाद अस्थियों का विसर्जन बड़ी समस्या है। हरिद्वार जाने वाली रोडवेज की बसों को यूपी ने रोका है। यूपी में रोका गया अस्थि कलश स्पेशल मोक्ष बसों का यहां रास्ता रोका गया। यूपी सरकार ने राजस्थान की बसों की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने इस बारे में यूपी सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन अभी तक सुलझ नहीं सका है ये मामला। कोरोना काल में सक्रिय वैभव गहलोत। कोरोना से निपटने के लिए हर कोई कर रहा है प्रयास। सरकार से लेकर प्रशासन और चिकित्सा विभाग की अपनी कोशिश है। भामाशाह और समाजसेवी अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत पिछले साल से लगातार सक्रिय है। जोधपुर को विभिन्न सुविधाएं दिलवाने में उन्होंने अहम भूमिका भी निभाई। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। वैभव गहलोत के प्रयासों से जोधपुर पहुंचे 110 ऑक्सीजन सिलेंडर। गुजरात से पहुंचे 110 ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ देर में किए जाएंगे प्रशासन को सुपुर्द। इधर प्रशासन जरूरतमंद मरीजों को ये ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएगा। कोरोना संकट में नेकी करने से मुसीबत बढ़ी है। कोरोना की दूसरी लहर में मदद करने वाले कुछ नायक उभर कर आए हैं। ये सभी बिना किसी भेदभाव के लोगों को हर सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। नेता श्रीनिवास बीवी, दिलीप पांडे, पप्पू यादव, गौरव राय यहाँ दानवीर बने हैं, लेकिन शायद इनका नेक काम केंद्र और राज्य सरकारों को पसंद नहीं आ रहा है और तभी इन नायकों पर किसी न किसी बहाने कार्रवाई की जा रही है। सुशील मोदी का मंत्री पद मृगमरीचिका। आखिरकार कब खत्म होगा मंत्री पद का इंतजार। बिहार से बड़ी आस लेकर पार्टी आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली आए थे।
फिलहाल पार्टी ने उन्हें भेजा है राज्यसभा। समय समय पर ट्वीट के जरिए पार्टी आलाकमान को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन अधूरे ज्ञान के कारण उनके ट्वीट विवाद का कारण बन जाते हैं। तेजस्वी सूर्या बन रहे भाजपा के नए कट्टरपंथी नेता। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण विवादित बयानों से चर्चा में आए हैं। मानो भाजपा ने भी अब तेजस्वी सूर्या पर ही भरोसा जताया है। गिरिराज सिंह, प्रज्ञा सिंह, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा आदि को छोड़ दिया है पीछे। सूर्या चुनाव से पहले ही बेंगलुरु में हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा दे रहे हैं। बेंगलुरु में कोविड वॉर रूम को सांप्रदायिक रंग देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। मीडिया, सोशल मीडिया पर हुई आलोचना पर भी माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया और सूर्या ने विवादित बयानबाजी में तो अपने राज्य के अनंत हेगड़े को भी पीछे छोड़ दिया है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में होगी गणना। 26 मई को होगी वन्य जीवों की गणना। 26 मई को सुबह 8 बजे से 27 मई सुबह 8 बजे तक वन्य जीवों की गणना होगी। गणना के लिए 34 वाटर हॉल तैयार किए गए हैं। वन्य जीव गणना में भाग लेने वालों का टीकाकरण होना अति आवश्यक है। वन्य जीव प्रेमी गणना में भाग लेना चाहे तो उसका RT-PCR नेगेटिव होना अनिवार्य है। वन्य जीव गणना में 72 घंटे पूर्व का RT-PCR नेगेटिव होना चाहिए। रेंज वन्य जीव धरियावत के अंतर्गत 34 वाटर हॉल पर की जाएगी वन्य जीवों की गणना। रेंजर मनोज कुमार औदित्य ने इसे लेकर अहम जानकारी दी। जयपुर पहुंची कोविशील्ड की खेप। 3,60,000 वैक्सीन की डोज जयपुर आई है। 18+ श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ये डोज जयपुर आई है। तो जयपुर पहुंच चुकी है कोविशील्ड की ये खेप। 3,60,000 वैक्सीन की डोज ये जयपुर आ चुकी है। 18+ श्रेणी के लाभार्थियों के लिए ये डोज जयपुर पहुंच चुकी है। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, 3,60,000 वैक्सीन की डोज जयपुर पहुंची है, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जो कोरोना की जो वैक्सीन जो है वो आज 3,60,000 की खेप जो है जयपुर पहुंची है। और ये जो खेप पहुंची है ये हम आपको कह दें कि पेड कैटेगरी के अंदर ये वैक्सीन पहुंची, जो कि जो 18+ के जो श्रेणी की जो लाभार्थी हैं उनको लगाई जाएगी। और ये जो वैक्सीन है ये कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंची है। और हम आपको अपडेट कर दें कि कल से राजस्थान के कई जिलों के अंदर कोरोना वैक्सीनेशन का काम जो है वो प्रभावित होगा, क्योंकि जो 45+ के लोग हैं उनके लिए वैक्सीन की डोज है वो लगभग खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में कल कई जिलों के अंदर प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो 18+ के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन अभियान जो है वो यथावत रहेगा, क्योंकि आज वैक्सीन की खेप जो है वो पहुंच गई है। और संभवतः 1-2 दिन के अंदर कोवैक्सीन की खेप भी करीबन 2,92,000 के आसपास की खेप जो वही पहुंच रही है। तो कह सकते हैं कि जो युवा वर्ग जो कि वैक्सीन लगाने के लिए लगातार प्रयासरत है उनके लिए राहत की खबर कही जा सकती है कि उनको वैक्सीन जो है मिलेगी। लेकिन जो बिल्कुल इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ। कोविशील्ड की वैक्सीन पहुंच चुकी। बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए। सिर्फ 2 महीने में गिरी बगराना डिपो की दीवार। 6 मार्च को UDH मंत्री ने JCTSL के बगराना डिपो का उद्घाटन किया था और 2 महीने बाद ही खुल गई डिपो में हुए घटिया निर्माण की पोल। आज अचानक भर कर गिर गई डिपो में एक बड़ी दीवार। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शुक्र है लॉकडाउन के कारण किसी की मौजूदगी यहाँ पर नहीं थी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 मार्च को ही UDH मंत्री ने JCTSL के बगराना डिपो का उद्घाटन किया था। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, महज 2 महीने ही हुए हैं, 6 मार्च को ही इसका उद्घाटन किया गया और ये दीवार भर कर गिर गई, पूरी पोल खुल गई कि किस तरह का निर्माण किया गया? देखिए, बिल्कुल। और 2 महीने से ही श्वेता जो JCTCL का भ्रष्टाचार है वो भी हम सबके ध्यान में है कि किस तरीके से JCTSL के जो MD थे वीरेंद्र वर्मा, उनको उसी दिन ACB ने ट्रैप किया था जिस दिन इस बगराना डिपो का इनॉग्रेशन उन्होंने UDH मंत्री से करवाया था। उसी दिन नई बसों की भी सौगात मिली थी। उनके ट्रैप होने के बाद बसें किस तरीके से कंडम हो रही थी, बसों से पानी गिरने लगा था, बसों के दरवाजे टूट रहे थे, वो तो वीडियो लगातार हम दर्शकों को दिखाई रहे थे। लेकिन आप देखिए कि ऐसा बस डिपो जो 2 महीने पहले इनॉग्रेट हुआ हो, 2 महीने पहले जिसका उद्घाटन हुआ हो, उसकी एक बहुत लंबी दीवार जो बताई जा रही है कि तकरीबन 30 से 40 मीटर लंबी दीवार थी, वो बिना किसी बारिश के मौसम के, बिना किसी रीजन के अचानक से गिर गई और गनीमत थी कि वहाँ पर लोग थे। बिल्कुल शिवेंद्र, नजर आता है भ्रष्टाचार इसमें भी हुआ है। अब देखते हैं जांच क्या होती है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।